नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। फिल वक्त वामपंथी राजनीति बेहद संकट के दौर से गुजर रही है। वैसे 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद तो वामपंथी हमेशा निशाने पर रहे हैं, लेकिन इनके बुरे दिन 2011 में ही शुरू हो गए थे, जब 34 साल का शासन पश्चिम बंगाल में खात्मा हुआ था और जिस राज्य में उनका प्रभुत्व हुआ करता था, जिसे लालगढ़ के रूप में जाना जाता था, लाल दुर्ग के रूप में जाना जाता था, उस राज्य से वो सत्ताच्युत हुए थे। बुरे दिन तभी से शुरू हो गए थे, लेकिन 2014 के बाद स्थिति और भी बद से बदतर धीरे धीरे होती गई। यदि हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव को ही देखें तो 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम का पश्चिम बंगाल से एक भी जनप्रतिनिधि संसद में नहीं गया। वहीं इस बीच 2019 और 2024 के मध्य 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव को देखें तो बंगाल विधानसभा में सीपीएम सहित कोई भी वामपंथी जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं है, यानी शून्य, जीरो का प्रेजेंस है। वहीं जहां पूरे देश में सीताराम येचुरी और राज्य में मोहम्मद सलीम पार्टी को खड़ा करने और मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच सीताराम येचुरी का निधन हो गया। सीताराम येचुरी, जिनका सभी पार्टियों से बेहद अच्छे संबंध थे और अच्छे मिलनसार और अच्छे वक्ता थे, ऐसे उनसे लोगों से संपर्क होना लाजमी था और लोग उनकी बातों की मानते भी थे और कद्र भी करते थे। अचानक उनके निधन के बाद पार्टी में फिर एक संकट गहरा गया है कि पार्टी का अगला महासचिव कौन होगा। हालांकि अप्रैल 2025 तक वो महासचिव बने रहते, उसके बाद किसी नए महासचिव के आने की बात होती, लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि पूर्व महासचिव प्रकाश कारात को ही कन्वेनर बनाया गया है। इस दौरान नए महासचिव की तलाश जारी है। खबर है कि पश्चिम बंगाल के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम पर सहमति बन रही है और पॉलिट ब्यूरो के अधिकांश सदस्य चाहते हैं कि मोहम्मद सलीम इस दायित्व को ले। मोहम्मद सलीम के पक्ष में कई सारी बातें जाती हैं। जिस तरह सीताराम येचुरी के अन्य दलों से अच्छे संबंध थे, उसी तरह मोहम्मद सलीम के भी अन्य दलों से अच्छे संबंध हैं। जिस तरह सीताराम येचुरी कई भाषाओं के जानकार थे, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली, उसी तरह मोहम्मद सलीम भी कम से कम 4 भाषाओं के अच्छे जानकार हैं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला और उर्दू। इसके अलावा जिस तरह उनके कांग्रेस से अच्छे संबंध अगर कांग्रेस आला कमान से थे सीताराम येचुरी के, तो उसी तरह प्रदेश कांग्रेस में अधीर चौधरी, प्रदीप भट्टाचार्य आदि से मोहम्मद सलीम के भी बहुत अच्छे संबंध हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए पॉलिट ब्यूरो चाहता है कि मोहम्मद सलीम राज्य के सचिव पद से दिल्ली आए और महासचिव का पद संभालें। हालांकि मोहम्मद सलीम राज्य छोड़ने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव बनाया गया है और यही कारण है कि 6 महीने के लिए अप्रैल तक कन्वेनर बनाया गया है प्रकाश कारात को, ताकि इस बीच मोहम्मद सलीम को इसके लिए तैयार कराया जा सके। जहाँ तक मोहम्मद सलीम के राजनीतिक और संसदीय राजनीति का सवाल है, तो मोहम्मद सलीम को इसका भी एक अनुभव बहुत अच्छा खासा है। मोहम्मद सलीम 2 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी रहे हैं, इसलिए संसदीय राजनीति और सरकार का भी उनको अच्छा खासा अनुभव है। संगठन का जहाँ तक सवाल है, राज्य में इनके आने के बाद युवा फौज खड़ी हुई है, जिसमें मीनाक्षी मुखर्जी सहित कई सारे युवा नेता उभर कर सामने आए हैं। लग रहा है कि जो पार्टी पहले बुजुर्गों की पार्टी हुआ करती थी, अब इसमें युवा नेतृत्व काफ़ी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में एक वर्ग यह भी है, उसका मानना है कि अगर यदि मोहम्मद सलीम दिल्ली चले जाते हैं तो फिर इन युवाओं का क्या होगा। सवाल है कि जो मोहम्मद सलीम जिस स्थिति पर पार्टी को ला दिए है, उसमें अब युवाओं को शायद पीछे धकेलना या पीछे हटाना शायद संभव नहीं होगा। यदि हम मोहम्मद सलीम के रिकॉर्ड को ही देखें तो मार्च 2022 में मोहम्मद सलीम राज्य के सचिव बने थे। उस वक्त पार्टी के वरिष्ठ नेता विमान बोस पॉलिट ब्यूरो के भी मेंबर हैं और थे,
और वह चाहते थे कि श्रीदीप भट्टाचार्य को राज्य का सचिव बनाया जाए, लेकिन पॉलिट ब्यूरो का कहना था कि जो व्यक्ति पॉलिट ब्यूरो का मेंबर नहीं होगा उसे राज्य सचिव नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में श्रीदीप भट्टाचार्य की जगह मोहम्मद सलीम बने थे। फिलहाल यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल से अब तक करीब 18 से 19 लोग, और या यूं कहें कि बंगाल और त्रिपुरा से अभी तक पॉलिट ब्यूरो में 18 से 19 लोग मेंबर बन चुके हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि बांग्ला भाषी। खास करके बोलने का अक्सर मकसद मेरा यही है कि बांग्ला भाषी अभी तक 18 से 19 पॉलिट ब्यूरो के सदस्य बन चुके हैं, जिसमें ज्योति बसु, प्रमोद दास गुप्ता, समर मुखर्जी, सरोज मुखर्जी, निरपेन चक्रवर्ती, विनय कृष्ण चौधरी, शैलेन दास गुप्ता, सुनील मैत्रा, विमान बोस, अनिल विश्वास, मानिक सरकार, बुद्धदेव भट्टाचार्य, चित्तव्रत मजुमदार, मोहम्मद अमीन, निरुपम सेन, रामचंद्र डोम, सूर्यकांत मिश्रा और मोहम्मद सलीम। इसमें रामचंद्र डोम, सूर्यकांत मिश्रा और मोहम्मद सलीम, ये जो आखिरी 3 नाम हैं, ये अभी भी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर हैं। जहाँ तक पार्टी के महासचिव का सवाल है, 60 साल पहले सीपीआई का विभाजन हुआ था, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चीन युद्ध के बाद, और मार्क्सवादी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो 1964 से 2024 इन 60 सालों में अब तक 5 महासचिव बने हैं, और पश्चिम बंगाल से 18 से 19 पॉलिट ब्यूरो मेंबर देने वाला राज्य से अभी तक कोई भी महासचिव नहीं बना है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शायद पहली बार बंगाल से कोई महासचिव बन सकता है। तो इस रेस में ये कहा जा सकता है कि मोहम्मद सलीम सबसे आगे है। यदि हम 5 साल के अगर इनके कार्यकाल को देखें तो सबसे पहले 5 जो महासचिव अब तक बने हैं उसमें सबसे पहले पी सुंदरैया बने थे, उसके बाद एम.एस. नंबूदरी-पाद बने, उसके बाद हरकिशन सिंह सुरजीत बने, उसके बाद प्रकाश करात बने, और उसके बाद सीताराम येचुरी बने। अब यह है कि अगर मोहम्मद सलीम अगर तैयार नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में 3 नामों को लेकर और भी चर्चा चल रही है, जिसमें एम.ए. बेबी हैं, बी.वी. राघवल्लू हैं और ए. विजय राघवन हैं। जिसमें एम.ए. बेबी और बी. राघवल्लू के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों की उम्र 70 से अधिक है, और पार्टी चाहती है कि कोई ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जो 3 टर्म कम से कम 9 साल चले, लेकिन 75 के जो इनकी भी उम्र सीमा जो निर्धारित है उसको पार कर जा रहे हैं। ऐसे में एम.ए. बेबी और बी.वी. राघवल्लू को बनाने में पॉलिट ब्यूरो थोड़ा हिचकिचा रहा है। वहीं जहां तक विजय राघवन का सवाल है, इनकी उम्र मोहम्मद सलीम से 1 साल ज़्यादा है, लेकिन यह 2022 में पहली बार पॉलिट ब्यूरो के मेंबर बने हैं, यानी अनुभव के मामले में मोहम्मद सलीम से पीछे हैं। और जहां तक मोहम्मद सलीम की स्वीकार्यता, भाषाई ज्ञान और संगठन पर पकड़ को देखते हुए, और खासकर मोहम्मद सलीम के पक्ष में एक और बात जो जा रही है वो यह है इनका अल्पसंख्यक होना। अगर इन्हें महासचिव बनाया जाता है तो बंगाल की राजनीति में सीपीएम को फिर से एक बार मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि अप्रैल में जब सीपीएम का कांग्रेस होगा उस वक्त मोहम्मद सलीम महासचिव बनते हैं या नहीं बनते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।